जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त सभी प्यारे साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है आपकी मेरे भाई यहाँ पर ईमेल का पार्ट 2। तो सभी दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएं। कल की क्लास में हमने अपने ईमेल वाले चैप्टर को जस्ट शुरू ही किया था। ईमेल क्या होता है, किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, किस लिए ये भेजा जाता है, और साथ ही साथ हमने जाना था कि ईमेल और जीमेल में क्या अंतर होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने जो उसके बाद बात जानी थी वो ये जानी थी कि जो ईमेल होता है हमारा, उसका एक फॉर्मेट कैसा होता है। तो उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। जैसे हमने जाना था कि जो भी ईमेल होता है हमारा, उस ईमेल किसी भी ईमेल को भेजने या प्राप्त करने के लिए हमें एक ईमेल एड्रेस की आवश्यकता होती है। किसकी? हमें एक हमें एक ईमेल एड्रेस की आवश्यकता होती है। और वो ईमेल एड्रेस यानी कि उसी को हम ईमेल आईडी कहते हैं। उसका फॉर्मेट क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि पहले हमें यूज़र नेम लिखना होता है, फिर एक @ का साइन आता है और फिर डोमेन नेम आता है। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि यूज़र नेम और डोमेन नेम को अलग करने का जो काम है वो हमारे इस सिंबल का होता है। यूज़र नेम और डोमेन नेम को अलग करने का जो काम है मेरे भाई, है ना, वो किसका होता है? वो हमारे इस के सिंबल का होता है। अच्छा, एक चीज याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि के लेफ्ट साइड में क्या होता है, तो हम याद रखेंगे के लेफ्ट साइड में हमें यूजर नेम देखने के लिए मिलता है और इसके राइट साइड में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो हम और आप कहेंगे, बिल्कुल ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसके @ के राइट साइड में जो होता है इसे हम और आप डोमेन नेम कह रहे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं इसकी जगह आपको कोई और नाम दे दूं, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक आईडी बनाई rwa@gmail.com। अब आप मुझे इसमें से बताओ कि इसमें से यूजर नेम कौन सा है। इस पूरी आईडी में से यूजर नेम हमारा कौन सा है, ये आपको बताना है। बताएंगे? ठीक है दोस्त, ये आपको नीचे आईडी दी गई है, आपसे कह दिया जाएगा इसमें से यूजर नेम को पहचानो, इसमें से डोमेन नेम को पहचानो। ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल, तो आप आसानी से बता दोगे कि भैया जो RWA लिखा है ये यूज़र नेम होता है और ये हमारा इधर वाला राइट वाला डोमेन नेम होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, याद रखना कि एक ही @ हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, अगर मैं साथ में बात करूं आपसे तो देखना कि जो यूज़र नेम @ वाला सिस्टम होता है, इसमें यूज़र नेम मैक्सिमम से मैक्सिमम 64 कैरेक्टर तक का हो सकता है, इससे बड़ा नहीं। एक @ और जो डोमेन नेम है हमारा, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 255 कैरेक्टर तक का हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। यानी कि जो पूरी ईमेल आईडी है हमारी, वो मैक्सिमम 320 कैरेक्टर तक की हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी ईमेल आईडी का जो सबसे मतलब किसी ईमेल आईडी में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, कितनी बड़ी वो हो सकती है, तो 320 कैरेक्टर की वो हो सकती है आपकी, है ना। इनमें से 320 कैरेक्टर की मेरे भाई वो हो सकती है। और उस 320 में भी याद रखेंगे 64 यूजर नेम के, एक @ 255 डोमेन नेम। जब इन दोनों को जोड़ेंगे हम तीनों नंबरों को, तो वो 320 कैरेक्टर यहाँ पर निकल करके आता है। ठीक है, चलो, कैरेक्टर मतलब अक्षर, कुल कुल कितने लेटर लिखे गए हैं ये। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ईमेल एड्रेस तो है, लेकिन हमें अपने कंप्यूटर में अपने किसे भेजने के लिए, है ना। दूसरा ये होता है कि यूजर नेम @ डोमेन नेम हो गया, 320 कैरेक्टर हो गए, ठीक है सब कुछ।
लेकिन हमें अपने ईमेल एड्रेस को लॉगिन करने के लिए, भाई हमें ईमेल भेजने के लिए किसी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत पड़ेगी। तो और उस सर्विस प्रोवाइडर के उस पर जाकर के, एप्लीकेशन पर जाकर के, वहां पर जाकर के हम क्या करेंगे, अपने आप को लॉगिन करेंगे। तो अब हम यहां पर जानेंगे थोड़ा सा किसके बारे में, ईमेल लॉगिन के बारे में समझेंगे एक बार कि ईमेल क्लाइंट क्या चीज होती है। ईमेल क्लाइंट का मतलब है कि ऐसा जिसमें आप, जिसके थ्रू आप मेल भेजोगे, जैसे जीमेल है तो ईमेल क्लाइंट मान लो, है ना। तो हम कहेंगे ईमेल क्लाइंट में साइन इन करने के लिए आमतौर पर ईमेल आईडी व पासवर्ड की आवश्यकता होती है। यानी कि आप जब मेल भेजना चाह रहे हो तो उस सर्वर पर आपको अपने आप को लॉग इन करना पड़ेगा। और लॉगिन करने के लिए आपको क्या है, उसमें आपको साइन इन, अपनी आईडी और पासवर्ड डालनी रहेगी। अच्छा, ईमेल में अपनी आईडी पासवर्ड डालने जो हम डालते हैं, इसे वेरीफाई करने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, इसे आपका ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। मतलब तो ईमेल आईडी, साइनिंग इनटू एन ईमेल क्लाइंट यूजुअली रिक्वायर्स एन ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। ईमेल क्लाइंट में साइन इन करने के लिए आपको आमतौर पर एक आईडी और एक पासवर्ड की आवश्यकता होती है। यूजर की पहचान को वेरीफाई करने की प्रक्रिया, यानी कि वही यूजर है जो लॉगिन कर रहा है, जो आईडी वही है, वही व्यक्ति है या नहीं, तो ये जानने के लिए, इस बात को वेरीफाई करने के लिए आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। और जब वो आईडी पासवर्ड मांगता है तो इसी को ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है मेरे भाई, तो हम और आप कहेंगे इसी बात को ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। क्या ऑथेंटिकेशन मेरे दोस्त कहा जाता है। ठीक है भैया। द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द यूजर्स आइडेंटिटी यूजिंग ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, इसी को क्या कहा जाएगा, इसे ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। और ये बात आपसे कई बार अलग अलग तरीके से पूछी जाती है। ठीक है जी। अच्छा, जब हम ईमेल आईडी लॉगिन करते हैं अपनी, जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा, या फिर हम कोई नई ईमेल बनाना चाहते हैं, मान लो अगर हमें लॉगिन करनी है, देखेंगे जैसे आपने जाकर के गूगल पर जीमेल लिखा और आपने वहां पर क्लिक करा, तो सबसे पहले आपसे कहेगा साइन इनटू क्रोम, यानी कि अपने यूजर अकाउंट को पहले क्या करो, साइन इन करो। तो अगर आपके पास पहले से कोई ईमेल आईडी है तो आप ईमेल और फोन नंबर जो भी है वो यहां पर लिखेंगे और फिर अपना पासवर्ड वगैरह लिख देंगे। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो हम क्या करेंगे, तो यदि हम अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो हम फॉरगॉट ईमेल पर क्लिक करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अगर आगे बढ़ेंगे, अगर हमें नया बनाना है तो हम क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। पासवर्ड भूल रहे हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड, ईमेल भूल रहे हैं तो फॉरगॉट ईमेल, और अगर हम अपने एक नया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो हम क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं। किस पर, अगर हमें ईमेल एड्रेस हमारा है ही नहीं कोई और मुझे नया बनाना है तो हम क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। किस पर, क्रिएट अकाउंट पर हम क्लिक कर रहे होते हैं। ठीक है जी, है ना। और फिर आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। यहां पर आईडी डाली, यहां पर पासवर्ड डाला, और पासवर्ड डाल करके जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। यहां तक की बात क्लियर है। और लॉगिन होने के बाद कुछ ऐसा एक दृश्य आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना। तो क्या यहां तक की बात आपको क्लियर है? एक बार यस करके मुझे बताइएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बताएंगे एक बार मुझे। बताएंगे एक बार। ठीक है, ओके। अच्छा, कुछ बातें बहुत ही आसान हैं, लेकिन उन्हें एक बार जानना एटलीस्ट जरूरी होता है, क्योंकि वहां से आपको क्वेश्चन देखने की संभावना हमेशा बनी रहती है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहां पर कि ईमेल लॉगिन की जो प्रोसेस होती हैं उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर, कुछ फैक्ट हैं। ठीक है, बस ये फैक्ट आपको देखने रहेंगे, इसमें कुछ बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। क्या कि ईमेल क्लाइंट में लॉगिन करने की जो के लिए सामान्यतः हमें क्या चाहिए होता है, एक ईमेल आईडी और एक पासवर्ड की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर हम अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करना चाहते हैं तो हमारे पास ईमेल आईडी और पासवर्ड होना चाहिए, सिंपली। ठीक है। अच्छा, लॉगिन के समय यूजर की पहचान सत्यापित करने की जो प्रोसेस होती है उसे ऑथेंटिकेशन कहा जाता है।
क्या कहा जाता है कि जब हम लॉगिन कर रहे होते हैं तो हम अपना पासवर्ड डालते हैं। तो वही मैंने आपसे कहा कि ऑथेंटिकेशन क्या चीज है, आप ही वो व्यक्ति हो तभी तो आप सही पासवर्ड डाल पाओगे। तो आपसे पासवर्ड मांगना ही क्या है, ऑथेंटिकेशन कहलाता है। जब हम अपनी ईमेल आईडी को लॉगिन करने के लिए पासवर्ड डालते हैं तो इस प्रोसेस को ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। ठीक है जी। ऑथेंटिकेशन का उद्देश्य क्या होता है, तो ऑथेंटिकेशन का मतलब है अनधिकृत एक्सेस को रोकना। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है ना, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति लॉगिन ना कर पाए जो उसका हकदार नहीं है। मतलब जिसकी आईडी है वही, उसे ही पासवर्ड पता होगा, वही लॉगिन कर पाए, कोई और ऐसे ही ना कर ले। इसे अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए इस ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस का होना बहुत जरूरी होता है। ओके। यूजर नेम और पासवर्ड आधारित लॉगिन करने को तो सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहा जाता है, एसएफए। एसएफए की फुल फॉर्म क्या है तो याद रखेंगे, सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एसएफए हम कहते हैं किसे, जब भी लॉगिन कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आपसे आईडी और पासवर्ड मांग लिया। जैसे हम इंस्टाग्राम पे भी कई बार लॉगिन करते हैं, हम फेसबुक पर कई बार लॉगिन करते हैं। तो यदि आपसे सिर्फ आपकी आईडी और पासवर्ड ही मांग रहा है और इसी में हो जा रहा है लॉगिन, मतलब वहां पर सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना कि एक होता है एमएफए या टीएफए। एमएफए टीएफए क्या है आपका, टीएफए का मतलब है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एमएफए का होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब, तो देखो कि पासवर्ड के साथ साथ ओटीपी या बायोमेट्रिक का प्रयोग करके तब आपकी आईडी, मतलब आपको आईडी भी डालनी है, पासवर्ड भी डालना है, फिर ओटीपी भी डालना है, फिर कंफर्मेशन भी देनी है, उसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं। कि सिर्फ एक बात से ही नहीं, दो तीन चीजों से क्लैरिफाई हो कि हाँ ये वही व्यक्ति है। जैसे अगर आप अपने फोन में इंस्टाग्राम पर अगर आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर दोगे तो आप आईडी पासवर्ड तो डालोगे ही, लेकिन अगर आपके किसी दोस्त के पास मान लो आपका आईडी पासवर्ड है तो आईडी पासवर्ड के बाद वो ओटीपी भी मांगेगा। अगर आप ओटीपी नहीं दोगे तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है यानी ये क्या होता है हमारा, ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमारा होता है। अच्छा, गलत पासवर्ड को अगर आप बार बार डालते हैं तो अकाउंट अस्थायी रूप से लॉक हो जाता है, टेम्परेरी रूप से क्या हो जाता है मेरे भाई, लॉक हो जाता है। ठीक है। ईमेल लॉगिन के समय पासवर्ड कैरेक्टर सामान्यतः हिडन रहते हैं। यानी कि जब हम अपनी ईमेल आईडी को लॉगिन कर रहे होते हैं तो जो हम पासवर्ड लिखते चले जाते हैं वो साथ के साथ हिडन हो जाते हैं स्टार वाले बटन से। इससे स्टार वाला जो सिंबल होता है हमारा, इससे वो साथ के साथ हिडन होते चलते हैं। ओके। ऑथेंटिकेशन असफल होने पर यूजर को इनबॉक्स एक्सेस नहीं मिलता। यानी कि अगर ऑथेंटिकेशन क्या हो जाता है हमारा, अगर असफल हो जाता है, आईडी लॉगिन ही नहीं होगी, तो फिर जो इनबॉक्स वगैरह देख सकते हैं ईमेल के, वो नहीं दिखेंगे हमें। ठीक है। ईमेल सर्वर लॉगिन सिक्योरिटी के लिए कौन सी इंक्रिप्शन का यूज करता है, तो एसएसएल और टीएलएस। जब हम और डिटेल में आगे ईमेल वाला चैप्टर अभी आगे और भी कुछ क्लासेस में पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी क्या होती है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल बस इतना जानेंगे कि ईमेल सर्विस लॉगिन सिक्योरिटी के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो एसएसएल और टीएलएस का प्रयोग करते हैं। ठीक। तो ये वन लाइनर है, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान कर जाए, और ऐसा भी कुछ भी नहीं है कि जो तुम्हें मतलब ऐसे रटना पड़े। नहीं, अगर आप इसे एक एक दो दो बार ध्यान से भी मात्र देख लेंगे तो चीजें बड़ी ही आसानी से सही हो जाएंगी। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए पब्लिक कंप्यूटर पर रिमेंबर मी ऑप्शन चुनना सुरक्षित नहीं माना जाता। कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा कंप्यूटर है जिसमें तुम कहीं और जाकर के काम कर रहे हो, किसी और की कंप्यूटर पर अपने आईडी पासवर्ड को लॉगिन कर रहे हो। अब लॉगिन करने पर वो कहता है कि सेव दिस इन्फो या रिमेंबर बी, तो अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं, अगर आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो आपकी आईडी वहां पर सेव हो जाती है, आईडी पासवर्ड, और फिर बिना आईडी पासवर्ड के भी वो लॉगिन हो जाता है। तो इस पर आपको क्लिक नहीं करना। ठीक है। इसके अलावा याद रखना, लॉगिन क्रेडेंशियल्स केस सेंसिटिव होते हैं, विशेषकर पासवर्ड। जो ईमेल आईडी होती है
वो तो केस सेंसिटिव नहीं होती। एक लाइन यहां पर लिख लो उसके साथ साथ ही कि ईमेल आईडी, ध्यान से दो बातों पर ध्यान देना। एक पॉइंट तो मैं लिख रहा हूं, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी केस सेंसिटिव, ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होती। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये है कि पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है। पासवर्ड केस सेंसिटिव, पासवर्ड केस सेंसिटिव होता, पासवर्ड जो है हमारा ये केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होती, जबकि जो पासवर्ड है मेरे भाई ये आपका केस सेंसिटिव होता है। मतलब क्या है केस सेंसिटिव का, समझो। देखो, अगर मान लो मेरी ईमेल आईडी है rwa@gmail.com, है ना, ऐसी कोई है नहीं तो आप ट्राई ना करें, बस मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगर आप इस rwa@gmail.com की जगह पर rwa@gmail.com लिख दोगे तब भी ये लॉगिन हो जाएगी, तब भी ये क्या हो जाएगी, ये लॉगिन हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि चाहे आप स्मॉल लेटर लिख दो चाहे आप कैपिटल लेटर लिख दो, वो इन दोनों में अंतर नहीं करता, केस सेंसिटिव नहीं होते। मतलब छोटे बड़े अक्षरों में अंतर नहीं करते, उन्हें एक ही जैसा मानते हैं। कौन सी, ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होती, इसका मतलब है कि छोटे बड़े में कोई भी फर्क नहीं मानती, एक ही चीज है। ये तो हो गया केस सेंसिटिव नहीं होती। पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है, इसका मतलब क्या है, मान लो अगर पासवर्ड है rwa@123 और हमें जब लॉगिन करना है तो हम लिख रहे हैं rwa@123, तो बताओ क्या ये लॉगिन हो जाएगा या नहीं होगा? क्या ऐसा करने पर ये लॉगिन हो जाएगा या फिर नहीं होगा? ठीक है, बताओ मुझे एक बार। होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि ये आपका पासवर्ड अगर मैंने ये डाल दिया तो लॉगिन होगा या नहीं होगा? तो आप कहोगे नहीं होगा। नो, क्यों नहीं हो रहा जी? ऊपर तो हो रहा था, तो ऊपर इसलिए हो रहा था क्योंकि ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होती, ये केस सेंसिटिव है, ये छोटे बड़े का अंतर करता है। ठीक है, तो यही बात हमने यहां लिख दी कि आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल्स यानी कि पासवर्ड केस सेंसिटिव होते हैं। ईमेल आईडी यूनिक होती है, दो यूजर्स की कभी भी सेम ईमेल आईडी नहीं हो सकती, यानी कि प्रत्येक ईमेल आईडी अपने आप में यूनिक होती है। एक ही ईमेल आईडी किसी और व्यक्ति की ईमेल आईडी नहीं हो सकती हमारी। ठीक है जी, पासवर्ड भूल जाने पर आप कैसे दोबारा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हो, बना सकते हो नया? तो फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके, है ना। ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे कि पासवर्ड भूल जाने पर फॉरगॉट पासवर्ड का प्रयोग करके, द फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन इज यूज्ड व्हेन अ पासवर्ड इज फॉरगॉटन। अगर आप अपना कोई पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके उसे वापस से ला सकते हैं। ठीक है, ईमेल लॉगिन के बाद यूजर को मेल बॉक्स यानी कि इनबॉक्स, सेंड, ड्राफ्ट आदि तक एक्सेस मिलता है। यानी कि अगर आप ईमेल में लॉगिन कर लेते हैं, फिर चाहे वो इनबॉक्स हो, चाहे वो आउटबॉक्स हो, चाहे वो ड्राफ्ट हो, ऐसे आगे हम और भी चीजें पढ़ेंगे, ऐसी काफी सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। ये सारे अभी वन लाइनर सीधे सीधे फैक्ट्स की बात यहां पर हो रही है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन यूजर लेवल पर होती है, मैसेज लेवल पर नहीं। यानी कि जो ऑथेंटिकेशन है वो आईडी को लॉगिन करने तक होगी, इस मैसेज को कौन देख पाएगा नहीं देख पाएगा, इस लेवल पर नहीं होती। लॉगिन प्रोसेस पूरा करने के बाद सेशन क्रिएट होता है, मतलब आपका सेशन चालू हो जाता है। ऑटो लॉगिन कुकीज के माध्यम से संभव होता है। ऑटो लॉगिन मतलब वही, आप अगर सेव कर देते हो अपनी डिटेल को सेव क्रेडेंशियल्स करके, तो फिर आपको दोबारा अपनी आईडी पासवर्ड नहीं डालने पड़ेंगे, अपने आप लॉगिन कर सकते हो। ईमेल आईडी पासवर्ड को कलेक्टिवली लॉगिन क्रेडेंशियल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जब ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों चीजें एक साथ होती हैं, आईडी पासवर्ड, तो इसे लॉगिन क्रेडेंशियल्स कहा जाता है। फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य यूजर से लॉगिन डिटेल चुराना होता है। कुछ ईमेल से संबंधित साइबर अटैक होते हैं, उनमें ही एक शब्द आता है फिशिंग, जिसे हम आगे
और अच्छे से भी जानेंगे। सिक्योर ईमेल लॉगिन हमेशा HTTPS प्रोटोकॉल के माध्यम से किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कोई सिक्योर ईमेल लॉगिन करना है तो उसमें कौन सी प्रोटोकॉल का प्रयोग होगा, तो हम कहेंगे HTTPS, है ना। क्या होगा हमारा, HTTPS का प्रयोग हो रहा होता है। ठीक है भैया, बताएंगे एक बार। क्या यहां तक की बातचीत क्लियर है? कुकीज क्या होता है, जब इंटरनेट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब डिटेल में कुकीज के बारे में बात करेंगे, कितने प्रकार की कुकीज होती हैं, कुकीज क्या होती है। ठीक है ना। चलो अभी मुझे बता दो कि ये जो मैंने आपको कुछ बातें बताई कि ईमेल आईडी को लॉगिन करने से संबंधित कौन कौन सी बातें थी, यहां तक की बात आप सभी को क्लियर हो गई? बताएंगे एक बार। फिर हम बात करेंगे पासवर्ड से संबंधित। किससे संबंधित? पासवर्ड से संबंधित। क्योंकि कई बार सिर्फ ऐसे सवाल पूछ लिया जाता है कि बताओ इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखेंगे आप यहाँ पर पासवर्ड में अगर मैं बात करूं तो ईमेल पासवर्ड मजबूत होना चाहिए। सबसे पहली शर्त तो ये है कि एन ईमेल पासवर्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग। जो ईमेल पासवर्ड है हमारा वो कैसा होना चाहिए मेरे भाई, स्ट्रॉन्ग होना उसका बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। जो पासवर्ड है आपका वो कम से कम 8 कैरेक्टर का होना ही होना चाहिए, 8 कैरेक्टर से बड़ा नहीं। याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पासवर्ड में एक अपर केस एक लोअर केस लेटर भी होने चाहिए। लोअर केस और अपर केस का मतलब होता है आपका, लोअर केस और अपर केस का मतलब होता है कि कैपिटल लेटर भी होने चाहिए और स्मॉल लेटर भी आपके होने चाहिए। ठीक है, अब पासवर्ड शुड इंक्लूड बोथ अपर केस एंड लोअर केस लेटर। पासवर्ड में नंबर्स 0 और 9 ये भी शामिल होने चाहिए। मतलब जो अगर कोई आप पासवर्ड अच्छा पासवर्ड बनाना चाहते हो, एक मजबूत पासवर्ड बनाना चाहते हो, तो उसमें कैपिटल लेटर भी हो, उसमें स्मॉल लेटर भी हो और उसमें मेरे भाई नंबर्स भी हो, है ना। 0 से लेकर 9 तक के नंबर भी उसमें हमारे होने, 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर होना चाहिए। साथ में पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर, यानी कि कोई @ है, डॉलर है ना, इजगल टू परसेंटेज, कोई ऐसा एक सिंबल भी यूज होना चाहिए, तब वो एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाता है। पासवर्ड ऐसा नहीं हो जो आसानी से गैस होने वाला नहीं होना चाहिए। जैसे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे पासवर्ड डाल देते हैं, है ना। कोई क्या करेगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देगा, कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देगा। तो ऐसे कर करके ऐसे नहीं होने चाहिए जैसे कोई आसानी से गैस कर सके। थोड़ा सा इस तरीके से होना चाहिए, जो हमारा पासवर्ड है वो ऐसा होना चाहिए मेरे भाई, आसानी से गैस होने वाला नहीं होना चाहिए, जिससे कोई आसानी से गैस ही ना कर पाए, कोई सोच ही ना पाए कि ये भी पासवर्ड हो सकता है। कुछ लोग अपना फोन नंबर ही लिख देते हैं। नहीं भैया, आपको लग रहा है कि आपका पासवर्ड बहुत कठिन है, लेकिन वो सच में बहुत सरल है ना। तो ऐसे आपको नहीं करना, इन बातों का ध्यान रखना है। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर्स और सिंबल का प्रयोग होना चाहिए। पासवर्ड में यूजर का नाम या ईमेल आईडी नहीं होनी चाहिए। कई बार हम लोग क्या गलती करते हैं, rw@gmail.com का पासवर्ड ही यही बना दिया, rw@gmail.com। भाई हर कोई इस बात को ट्राई कर लेता है। ठीक है, पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है, पासवर्ड आर केस सेंसिटिव। एक ही पासवर्ड को मल्टीपल अकाउंट्स में प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक ही पासवर्ड को क्या नहीं करना चाहिए मेरे भाई, मल्टीपल अकाउंट्स में प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो वही पासवर्ड तो तुम्हारा एक ईमेल आईडी का है, ऐसे ही हमें क्रेडिट कार्ड में भी या फिर जो हमारे पास एटीएम होते हैं उनमें भी हमें इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए कि जैसे मान लो मेरे पास 4 एटीएम कार्ड है, सपोज है नहीं लेकिन बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर 4 है तो चारों का जो पिन है वो अलग अलग रखो। अगर तुम्हारे मान लो तुम्हारे किसी एक आपका पर्स कहीं गिर गया और उसमें से एक एटीएम का पिन अगर किसी ने तोड़ लिया, मान लो कैसे भी करके, तो फिर तो वो चारों के नहीं तोड़ लेगा। तो तुम्हें अपने चारों एटीएम के पिन अलग अलग रखने चाहिए। ऐसे ही हमें अपनी हर आईडी की, हर उसके मल्टीपल अकाउंट जो अगर हमारे हैं भी, तो उनके पासवर्ड को अलग अलग रखना चाहिए। इनमें अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं है जो तुम्हें पढ़ने में कठिन लगे। ये सारी बेसिक आम बोलचाल वाली बातें हैं जो बहुत कॉमन है, जो तुम्हें ऑलरेडी पता होंगी या पता होनी चाहिए। इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें रटना पड़े। ठीक है मेरे भाई, ठीक है।
इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि पब्लिक कंप्यूटर पर पासवर्ड सेव नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप किसी साइबर कैफे पर ऐसे ही कुछ 1-2 मिनट के लिए काम करने चले गए, है ना, आप 1-2 मिनट के लिए काम करने चले गए और वहां पर अपनी आईडी पासवर्ड सेव कर दिए, नहीं, ये काम नहीं करना। पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है। अगर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है तो वो किसी भी फेक आईडी वगैरह वाले को लॉगिन करने से आपकी रक्षा भी कर रहा होता है। ये बात हो गई हमारी पासवर्ड से संबंधित। तो एक बार फिर से मुझे यस करके बता दो, ऑल क्लियर। बताओ, एक बार सभी दोस्त बताएंगे कमेंट करके। है ना, बिल्कुल ओके। थोड़ी लास्ट वाली लाइन क्लियर कर दो, कौन सी, ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई सरल सा पासवर्ड लगा दोगे तो कोई बड़ी ही आसानी से तुम्हारे फोन में लॉगिन कर जाएगा, तुम्हारी आईडी को लॉगिन कर लेगा। लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा तो वो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उसे एक्सेस ना कर पाए, मतलब उससे उसका हक नहीं है, तो वो आपका एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये बात है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब हम लॉगिन कर लेते हैं, है ना, जब हम लॉगिन कर लेते हैं, आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लिया, तो फिर हमें कुछ इस प्रकार का, है ना, कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस, कुछ इस प्रकार का एक दृश्य हमें यहां पर देखने के लिए मिलता है। राइट, कुछ इस प्रकार का दृश्य आपको देखने के लिए मिलता है। यहां पर आपको मैसेज मिलते हैं, यहां कंपोज लिखा होता है, ठीक है ना। और इसके बाद आप और आगे नीचे देखेंगे तो इनबॉक्स हो गया, स्टार्ट हो गया, स्नूज्ड हो गया, सेंड हो गया, ये बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आपको यहां पर मेरे भाई देखने के लिए मिल रहे होते हैं। तो अब हमारा जो काम है वो इन्हीं सब के बारे में जानना है ना। अब जो हमारा काम है वो इन्हीं सब के बारे में जानना है कि कंपोज क्या है, इनबॉक्स क्या है, स्टार्ट क्या है, स्नूज्ड क्या है, सेंड क्या है, ड्राफ्ट क्या है, इस मोर के अंदर और क्या और कौन से ऑप्शन होते हैं, लेबल क्या होता है, प्राइमरी, प्रमोशन, सोशल, इन सभी चीजों के बारे में अब हमें यहाँ पर एक एक करके जानना होगा। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे कंपोज से। इससे शुरुआत करते हैं मेरे भाई, तो अब हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं आपसे कंपोज से। ठीक है, कंपोज का क्या मतलब होता है, सबसे पहले इसे समझो। तो जब भी ये काम आप अपने फोन में भी करके देख सकते हैं कि यदि आपको कोई मेल किसी व्यक्ति विशेष को भेजना है, तो आप उस मेल को बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में या फिर अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में ईमेल को लॉगिन करने के बाद इस कंपोज पर क्लिक करोगे। और जैसे ही आप इस कंपोज पर क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही एक अलग से ऐसे बॉक्स खुल कर के आ जाएगा, ये वाला, है ना। ये एक बॉक्स हमारा यहां पर खुल करके आ जाता है इस टाइप से। और इसमें फिर हमें कुछ विकल्प दिए रहते हैं और इसकी सहायता से फिर हम उस मेल को भेजते हैं। तो कंपोज का क्या काम हुआ जी, अगर आप कोई नया मेल बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले कहां पर क्लिक करना होगा, कंपोज पे। देखते हैं जी क्या है कंपोज। तो ये लिंक ऐसे पेज को ओपन करता है जहां आप किसी मैसेज को लिख सकते हैं तथा अन्य यूजर को प्रेषित यानी कि भेज सकते हैं। सामान्य शब्दों में इसे राइट विकल्प के रूप में भी समझ सकते हैं, यानी कि दिस लिंक ओपन्स अ पेज वेयर यू कैन कंपोज अ मैसेज। सबसे पहले जैसे ही आप इस कंपोज पर क्लिक करोगे तो इधर ऐसे बॉक्स आएगा और उससे आप क्या करोगे मेरे भाई, उस बॉक्स से आप, उस जो हमारा बॉक्स आएगा उसमें आप किसे मेल भेजना है, क्या सब्जेक्ट है, क्या मेल भेजना है, वो पूरा डेटा लिख करके भेज सकते हैं। तो मेल को भेजने के लिए तुम्हें सबसे पहले इस कंपोज की ही मदद लेनी पड़ती है। ठीक है, तो जब आप कंपोज पर क्लिक करोगे तो ऐसा विकल्प आएगा, यहां पर मेल को लिख करके भेजा जा सकता
है। ये काम आप चाहो तो आज ही अपने फोन से करके देख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है जी। अच्छा, इसके ठीक नीचे एक अगला एक और ऑप्शन है जिसे इनबॉक्स कहा जाता है। इसी के ठीक नीचे एक ऑप्शन है जिसे हम और आप इनबॉक्स कहते हैं। क्या है जी इनबॉक्स? तो याद रखेंगे, प्राप्त ईमेल, प्राप्त ईमेल को देखने के लिए या कोई भी ईमेल सर्वप्रथम कहां पर आता है? हमारा इनबॉक्स में आता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि कोई भी ईमेल जो आपने प्राप्त करा है, जैसे आप देखोगे छोटे छोटे पहले फोन आते थे जो कीपैड वाले, उनमें जो एसएमएस होते थे वो इनबॉक्स में मिलते थे। मतलब जो मेल आपको किसी ने भेजा है, जो मेल आप प्राप्त कर रहे हो, प्राप्त किए हुए मेल कहां पर मिलते हैं हमें? तो प्राप्त किए हुए मेल या किसी और के द्वारा हमें भेजे गए मेल हमें कहां पर देखने के लिए मिलेंगे? इनबॉक्स में देखने के लिए मिलेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर हमें मेल भेजता है तो सबसे पहले कहां पर आता है? वो आकर के हमारे इनबॉक्स वाले डिब्बे में जाकर के बैठ जाता है। तो इनबॉक्स से सिर्फ इतनी बात समझनी है कि आने वाला मेल जो होता है हमारा, वो कहां पर जाएगा? इनबॉक्स में जाएगा। क्लियर है? ठीक है। टू सी द रिसीव्ड ईमेल एंड एनी ईमेल फर्स्ट कम्स इन द इनबॉक्स। कोई भी ईमेल जो होता है वो पहले आपका इनबॉक्स में ही आता है। ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूं आपसे आउटबॉक्स की, अगर मैं बात करता हूं आपसे किस चीज की? आउटबॉक्स की। अब इनबॉक्स के बाद एक दूसरा शब्द होता है आउटबॉक्स। तो ज्यादातर आप और हम क्या गलती कर देते हैं कि आउटबॉक्स को ये सोचते हैं इनबॉक्स आने वाले मेल, आउटबॉक्स जाने वाले मेल होंगे। नहीं, अंतर है। आउटबॉक्स में वे मैसेज रहते हैं जो आपने और हमने तो भेज दिए, लेकिन सामने वाले तक अभी पूरी तरह से पहुंचे नहीं है। तो जितनी देर में, परंतु अभी सेंड नहीं हुए, या जो मैसेज बार बार भेजे जाते हैं, है ना, इस वाली लाइन को तो हटा दो, ये तो मैं थोड़ी कंफ्यूजन कर सकती है। आप यहां पर ये याद रखो कि ऐसे मैसेज जो भेज तो दिए हैं लेकिन अभी सामने वाले तक पहुंचे नहीं हैं, उन्हें क्या, उन्हें वो किस में रहेंगे? आपके आउटबॉक्स में रहेंगे। अब पहुंचे क्यों नहीं है? तो इसका कोई भी कारण हो सकता है। आपका हो सकता है कि सामने वाले के पास स्टोरेज ही ना हो, या और भी कोई कारण। तो जो मेल हमने भेज दिए और वो किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से भेजे नहीं गए हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें आउटबॉक्स, मतलब वो आउटबॉक्स में मिलेंगे। जैसे ही वो टेक्निकल ग्लिच खत्म होगा, अपने आप, हमें कुछ नहीं करना, सामने वाले की तरफ से जो भी दिक्कत होगी जैसे ही वो ठीक होगी, अपने आप हमारा मैसेज आउटबॉक्स से हट करके सेंड हो जाएगा और वो आउटबॉक्स में फिर दिखना बंद हो जाएगा। तो आउटबॉक्स कौन सा होता है? इसमें वो मैसेज होते हैं तो जो भेज तो दिए हैं लेकिन अभी तक सेंड नहीं हो पाए हैं, लेकिन अभी तक भेजे नहीं, पहुंचे नहीं हैं। ठीक है जी, क्लियर है? इसके बाद एक अगला नाम आता है ड्राफ्ट का। ड्राफ्ट क्या चीज होती है? तो आजकल आपने देखा होगा ड्राफ्ट को, आजकल आपने देखा होगा ड्राफ्ट में कि जैसे आप देखोगे व्हाट्सएप पर आप किसी को गुड मॉर्निंग लिखो और उसे सेंड मत करो, बैक कर दो, है ना, उसे क्या करो? बैक कर दो, सेंड मत करो। तो वहां पर ऊपर की तरफ आप देखोगे चैट में ड्राफ्ट लिखा आ जाएगा। मतलब ऐसा मैसेज जो लिख तो लिया गया है लेकिन अभी तक भेजा नहीं गया। हो सकता है आप उसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हो इसलिए नहीं भेजा, या किसी भी कारणवश ऐसा मैसेज जो लिख लिया गया है लेकिन भेजा नहीं गया, हो सकता है वो अधूरा हो। अधूरा ईमेल भी किसे कहा जाता है? ऐसे सारे मेल हमारे ड्राफ्ट में रखे हुए मिलते हैं। कहां पर? कि ड्राफ्ट में वह मैसेज रहता है जो टाइप तो कर लिया है पर अभी तक सेंड नहीं किया। द ड्राफ्ट कंटेन्स द मैसेज विच हैज बीन टाइप्ड बट नॉट सेंड येट। कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी अपने प्रिय को हैप्पी बर्थडे विश करना है और हैप्पी बर्थडे विश में तुम एक पैराग्राफ लिखना चाहते हो पूरा, उन्हें अपनी शुरू से लेकर अब तक की जर्नी, कैसा तुमने महसूस किया, क्या क्या तुम्हारे जीवन में एकदम से अमूल चूक परिवर्तन हुए, है ना, कैसे तुम इतने खुश रहने लगे, वो सारी बातें तुम उन्हें बताना चाहते हो। अब अगर करेक्ट 12 बजे ही तुम उस मैसेज को टाइप करने बैठोगे जब बर्थडे लग गई, है ना, और तुम 15 मिनट में लिख पाओगे, तब तक तो दुनिया, आधी दुनिया विश कर देगी भाई उसे, है ना, फिर तुम्हारे मैसेज का कोई वो ही नहीं रह जाएगा। तो आप क्या करते हैं कि उस मैसेज को एक दूसरी चैट पर क्या कर लेते हैं? टाइप कर लेते हैं, या फिर 15 मिनट या 1 घंटे पहले ही टाइप करना शुरू कर देते हैं और उसे भेजते नहीं है, उसे भेजते नहीं है। टाइप कर लिया, सोचते हो जैसे ही 0000 आ जाएगा तभी भेजूंगा। तो जो वो 00 का इंतजार करते हो तब तक भेजा नहीं, मैसेज टाइप है
लेकिन भेजा नहीं, तो वो उतनी ही देर के लिए ड्राफ्ट बन जाता है। कोई ऐसा मेल जो तुमने दिन में ही लिख करके रख दिया, लेकिन आपने सोचा भेजूंगा रात में 12 बजे, तो वो ड्राफ्ट में जाकर के सेव होगा। जो टाइप तो कर लिया है किंतु अभी तक भेजा नहीं गया है। ठीक है, तो जो मैसेज ऐसे होते हैं या जो मेल ऐसे होते हैं वो कहां पर मिल जाते हैं हमें, तो हम कहेंगे वो ड्राफ्ट के अंदर सेव होते हैं। समझ में आया अच्छे से एग्जांपल से? वो हमें ड्राफ्ट में मिलते हैं। ठीक है भैया, चलो ओके, यहां तक बात क्लियर है। इसके बाद एक और ऑप्शन होता है जंक या स्पैम मेल, हम इसे कहते हैं। कौन सा? एक और ऑप्शन होता है मेरे भाई जिसे यहाँ पर हम जंक मेल या फिर स्पैम मेल कह रहे होते हैं। क्या है जी जंक या स्पैम? तो आप लोग देखते होंगे कि कई बार हमारे पास कंपनी के फोन आते हैं, ठीक है, और अगर आपके फोन में ट्रू कॉलर हो तो उस फोन के मतलब आपके उठाने से पहले ही उस पर लिखा आ जाएगा दिस इज अ स्पैम कॉल। लाल कलर का एक अलर्ट आ जाता है, उससे ये पता चल जाएगा कि ये स्पैम कॉल है, यानी कि ये कंपनी की कॉल है जो तुमसे क्या करवाना चाह रही है। ये कंपनी की कॉल है जिसमें या तो किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट होगा, जिसमें या तो किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट होगा या फिर कुछ और भी हो सकता है। तो जो ऐसे मेल होते हैं हमारे, जो एडवर्टाइजिंग मेल लगते हैं, जो किसी व्यवसाय किसी बिजनेस पर्पज से भेजे जाते हैं, या कोई अगर ऐसी मतलब हम कहें फ्रॉड टाइप की जो चीजें होती हैं, वो ऑटोमेटिक हमारा सिस्टम उन्हें समझ करके स्पैम फोल्डर में डाल देता है, यानी कि जंक फोल्डर में डाल देता है। जैसे आप देखेंगे आपने कई बार किसी वेबसाइट पर आप विजिट हो गए धोखे से, तो वो कंपनी फिर तुम्हें धुआंधार मेल भेजते ही भेजते चली जाएगी, ठीक है, जबकि आपके वो किसी काम के नहीं है। तो ऐसे सारे मेल हमारे स्पैम फोल्डर में जाते हैं। कहां पर? स्पैम में। इसी को हम जंक मेल भी कहते हैं। तो दीज आर एडवर्टाइजिंग मैसेज फ्रॉम वेरियस कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड जंक मेल। ये विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के विज्ञापन के संदेश होते हैं, इन्हें जंक मेल भी कहा जाता है। इन्हें क्या भी कहा जाता है? तो हम याद रखेंगे इन्हें जंक मेल भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे हमारे पास फोन आता है कई बार कि है ना कि इस गाने को कॉपी करने के लिए एक दबाएं, चले छैया छैया ऐसे गाना बजेगा, कभी धूम मचा ले धूम मचा ले धूम बजेगा। तो ये जो आपके फोन में कंपनी का फोन है भाई, ये लगवा लो वो लगवा लो, ऐसे मेल भी आते हैं कंपनी के, तो वो अपने आप ही स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं, स्पैम वाले पार्ट में चले जाते हैं। ठीक है भैया, चलो इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे एक ऑप्शन होता है सेंड आइटम। सेंड आइटम क्या चीज है जी, है ना? सेंड आइटम क्या होता है? तो जो मेल हमने भेजे और वो मेल पूरी तरह से भेजे जा चुके हैं, सेंड हो गए, तो इसे ही क्या कहा जाता है? जो भेजे और वो पहुंच भी गए, तो वो सारे मेल हमें फिर सेंड में मिलेंगे। यानी कि अगर कोई मेल आपने भेजा और वो पहुंचा नहीं है तो वो आउट बॉक्स में है, लेकिन जब वो पहुंच जाएगा तो वो आउट बॉक्स से तो खाली हो जाएगा और फिर सेंड में आ जाएगा। यानी कि यहां पर जो जो मेल तुम्हारे द्वारा सक्सेसफुली भेजे जा चुके हैं वो यहां पर आ जाते हैं आपके। ठीक है, तो इट कंटेन्स द मेल दैट हैव बीन सेंड। स्टार्ट क्या चीज है? स्टार्ट मैसेज। स्टार्ट मेल क्या होता है? तो ध्यान देंगे कि जैसे हमारे पास 1000 मेल आ रहे हैं, ठीक है ना, हमारे पास 1000 मेल आ रहे हैं। अब सारे मेल तो इतने महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन कुछ मेल ऐसे हैं जो बहुत जरूरी हैं। तो उन बहुत जरूरी मेल को आप भविष्य के लिए चिन्हित करके रखना चाहते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें स्टार्ट मेल कहा जाता है। कौन सा? उन्हें स्टार्ट कहा जाता है कि इसमें हम अपने पसंदीदा या जरूरी मैसेज को चिन्हित कर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि आपके फोन में आप देखना, व्हाट्सएप में देखना, जैसे मान लो एक ग्रुप है, मैं व्हाट्सएप से उदाहरण देता हूँ। व्हाट्सएप में कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में बहुत सारी काम मतलब पढ़ाई से रिलेटेड है, लेकिन बातें ज्यादा होती हैं, लेकिन किसी ने कोई पीडीएफ भेजी और वो पीडीएफ बड़ी काम की लगी तुम्हें, तो या तो आप उस पीडीएफ को सेव करके खुद को ही भेज लोगे, या फिर आप चाहते हो कि वो जो पीडीएफ है वो आप आसानी से एक्सेस कर सको। तो आप क्या करोगे? अगर आप उसमें उससे कुछ भी नहीं करोगे तो भाई रोज मैसेज आ जाए, आ रहे हैं हजारों, वो ऊपर निकल जाएगी। आप उस मैसेज को थोड़ी देर पकड़ के और ऊपर की तरफ स्टार का मैसेज आता है, जैसे ही आप उस पर मतलब स्टार छपा होता है, उस पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो आपका जो वो मैसेज था वो स्टार्ट हो गया। अब आपने ऐसे मान लो 10 कर दिए अलग अलग चैटों में, तो मैं कुछ नहीं करना,
तो मैं क्या करना, अपने फोन में व्हाट्सएप ओपन करनी है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए रहते हैं, इस पर क्लिक करोगे ऐसे लिस्ट आ जाएगी, उसमें स्टार्ट पर क्लिक करोगे तो फिर एक ऐसे करके चैट आएगी, उसमें सिर्फ वही मैसेज दिखाई देंगे जो तुमने स्टार करी थी, भले ही वो किसी भी चैट के क्यों ना हो। यहाँ पर सिर्फ वही मैसेज तुम्हें दिखाई देंगे जिन्हें तुमने स्पेशल तौर पर क्या करा था, चिन्हित कर दिया था। तो इन दिस वी मार्क एंड स्टार आवर फेवरेट और इंपॉर्टेंट मैसेज। स्टार में हम अपने पसंदीदा मैसेज को क्या कर सकते हैं, भविष्य के लिए स्टार लगा सकते हैं। क्या यहां तक की बात क्लियर है? एक बार यस करके आप सभी मुझे बताएंगे। क्या यहां तक मैंने जो भी बातचीत आपको बताई, इतनी बात आपको क्लियर है? एक बार यस करके मुझे बताइएगा। फिर मैं आपको आज की क्लास को यहीं तक रख के कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं जो अलग अलग परीक्षाओं में इससे पहले कई बार पूछे जा चुके हैं, है ना। बस इतनी बातें याद रखनी है, ना जाने कौन सी कैसे पूछ ले, स्टेटमेंट बना के पूछ ले, सही मिलान करके पूछ ले, कैसे भी पूछ सकता है। क्लियर है भैया? ओके रिपोर्ट है, ऑल क्लियर। चलो तो अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फिर, है ना। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो भी हमने कल से आज तक पढ़ा है, इसमें अलग अलग पेपरों में कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं कह रहा था एक सवाल एक अलग परीक्षा में पूछा गया था, वो ये था, बताओ इसका आंसर क्या होगा। बताएंगे इसका आंसर हमारा क्या होगा? बताएंगे एक बार तो बड़ी आसानी से कह देंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा यूजर के बीच संदेशों के आदान प्रदान के लिए कंप्यूटर आधारित एप्लीकेशन है? बताओ। इनमें से किसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, अपने ईमेल को भेजोगे? बताएंगे। संदेशों का आदान प्रदान इनमें से किसकी सहायता से करोगे? वेरी गुड। तो हम क्या कहेंगे भैया, ईमेल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या इलेक्ट्रॉनिक मेल उपयोग करने का एक लाभ है? बताओ। इनमें से कौन सा हमारा एक, कंपोज एक बार रिपीट कर दो भैया। कंपोज का मतलब है जब भी आप कोई नया मेल क्रिएट करोगे उसके लिए आपको कंपोज पर क्लिक करना पड़ेगा। तो ये कैसा इंटरफेस खुलेगा जहां पर आप मेल को टाइप करोगे, कैसे मेल भेजना, वो टाइप करके सेंड कर दोगे, मेल चला जाएगा। इस सवाल को पढ़ो क्या कह रहा है। स्पैम और फिशिंग के खतरों के बीच वैधता, बड़ी संख्या में ईमेल की सूचना की अधिकता हो सकती है, इससे आमने सामने संचार में कमी आ सकती है और व्यक्तिगत संपर्क समाप्त हो सकता है। ये वैश्विक स्तर पर व्यक्तियों समूहों के साथ सुविधाजनक और तेज संचार है। बाकी के तो कमी बता रहे हैं, ये सुविधा बता रहा है। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ईमेल के अनुलग्नक यानी कि अटैचमेंट हो सकते हैं, मतलब आप किसी ईमेल के साथ क्या क्या भेज सकते हो लगा करके। आप किसी ईमेल के साथ में और क्या क्या भेज सकते हो? बहुत बढ़िया। तो हम क्या कहेंगे मेरे भाई, डिजिटल फोटोज या फिर डॉक्यूमेंट, तो हम कहेंगे किसी ईमेल के अटैचमेंट हो सकते हैं दोनों। अगला, निम्नलिखित में से कौन से प्रतीक का उपयोग किसी ईमेल के उपयोगकर्ता नाम और ईमेल सर्वर के भागों को अलग करने के लिए किया जाता है? बताएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स इज यूज्ड टू सेपरेट द यूजर नेम एंड ईमेल सर्वर पार्ट्स ऑफ एन ईमेल? तो हम कहेंगे @। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ईमेल एड्रेस की सही संरचना स्ट्रक्चर है? बताओ। इनमें से कौन सा ऐसा है हमारा जो एक ईमेल का सही स्ट्रक्चर है? हाँ, ईमेल आईडी ऐसी ही होनी चाहिए, कौन सा है इनमें से?
कौन सा होगा इनमें से? तो नाम ये तो नहीं होगा, नाम ये भी नहीं होगा, नाम ये भी नहीं होगा, name@domain.com। अगला, निम्नलिखित में से क्या प्रत्येक यूजर के लिए आमतौर पर नाम@domain.com के फॉर्मेट में एक यूनिक पहचान करता होता है? ये जो चीज है ये क्या है? यूनिक क्या हमें से क्या कहते हैं? इसे हम ईमेल सर्वर कहते हैं, हमें से ईमेल क्लाइंट कहते हैं, हमें से पासवर्ड कहते हैं, या हमें से ईमेल एड्रेस कहते हैं? क्या होता है ये? तो हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे भैया इसे ईमेल एड्रेस कहा जाता है। अगला, ईमेल एड्रेस में यूजर नेम डोमेन नेम के पृथक करने के लिए कौन से प्रतीक का प्रयोग किया था? फिर से पूछा, देखो बताओ, बताओगे क्या होगा इसका उत्तर आपका? वेरी गुड। तो हम क्या कहेंगे? ब्लैंक अ सिंबल इज यूज टू सेपरेट यूजर नेम एंड डोमेन नेम इन एन ईमेल एड्रेस @। अगला क्वेश्चन, ईमेल क्लाइंट में साइन इन करने के लिए आमतौर पर कौन सी जानकारी जरूरी होती है? अगर हमें कोई अपनी ईमेल आईडी को लॉगिन करना है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? सर ईमेल भी पासवर्ड यूनिक होता है? नहीं, ईमेल पासवर्ड यूनिक नहीं होता। आप एक पासवर्ड को 10 जगह यूज कर सकते हो, करना नहीं चाहिए कायदे में, लेकिन कर सकते हो। क्या कह रहा है? ईमेल एड्रेस और पासवर्ड की जरूरत होती है, पूरा नाम, जन्म तिथि, सोशल मीडिया अकाउंट डिटेल, फोन नंबर नहीं, ईमेल आईडी और पासवर्ड। इनमें से कौन सा कैरेक्टर एक सीक्रेट स्ट्रिंग है जिसका इस्तेमाल ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के दौरान यूजर की पहचान वेरीफाई करने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्रेट स्ट्रिंग of character used to verify the identity of a user during the authentication process। क्या होगा आंसर बताएंगे? ड्यूरिंग द ऑथेंटिकेशन प्रोसेस आपको इनमें से क्या चीज चाहिए होती है जिससे कि यह माना जाएगा कि हाँ आप ही वो व्यक्ति हो? भाई ईमेल आईडी तो किसी को भी पता हो सकती है, हम खुद दे देते हैं, लेकिन पासवर्ड थोड़ी ना सबको पता होता। पासवर्ड जब हम जीमेल में लिखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस बटन का प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बटन इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू कंपोज एन ईमेल इन जीमेल? अगर हम कोई नया मेल लिखना भी चाहते हैं तो हमें इनमें से किस पर क्लिक करना चाहिए बताओ? हाँ, ओनली 1 मार्क्स क्वेश्चन कम इन ईमेल। भैया ओनली मत कहो, क्योंकि सिलेक्शन ओनली एक से ही रुकते हैं और फिर वो ओनली एक ही बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है ना? तो ओनली जैसा कुछ भी नहीं होता, हर सवाल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे मत सोचो कि एक है तो थोड़ा ही पढ़ लें, नहीं। ईमेल मेल बॉक्स में इनबॉक्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताओ, ईमेल में इनबॉक्स जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य, मेन पर्पस उसका क्या है? तो ईमेल रिमाइंडर शेड्यूल करना इसका काम होता है। ट्रैश कैन, प्राप्त ईमेल को स्टोर करना, जी हाँ। अगला, ईमेल क्लाइंट में कौन सा फोल्डर प्राप्त ईमेल को संग्रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? विच फोल्डर इन एन ईमेल क्लाइंट इज यूज टू स्टोर रिसीव्ड ईमेल? है ना, बताएंगे एक बार जल्दी से। तो आप कहेंगे कि भैया हमें इनबॉक्स की जरूरत होती है। अगला, निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र है जहां आउटगोइंग संदेश या ऐसे संदेश जो भेजने की प्रक्रिया में है या भेजे जाने में विफल रहे हैं संग्रहित होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरिया वेयर आउटगोइंग मैसेजेस और मैसेजेस दैट आर इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग सेंड और दैट हैव फेल्ड टू बी सेंड आर स्टोर्ड? क्या होगा? इनमें से किस में ऐसे मेल हैं जो भेज दिए हैं लेकिन पहुंचे नहीं हैं? तो क्या हो जाएगा इसका? आउटबॉक्स हो जाएगा। अगला और आखिरी, आप जो संदेश लिख रहे हैं उसे तब क्या कहा जाता है जब तक आप उसे भेज नहीं देते या ड्राफ्ट में नहीं डाल देते? उसे तब तक कौन सा मेल कहा जाता है? तो हम और आप कहोगे उसे ड्राफ्ट मेल कहा जाता है। और ये आपके लिए अभी होमवर्क का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फोल्डर में ऐसे अप्रार्थित या अनवांछित जंक ईमेल होते हैं? ये होमवर्क है। तो बताना एक बार आपको आज की क्लास कैसी लगी। मैंने बहुत ज़्यादा इसमें थ्योरी इसलिए नहीं पढ़ाई कि कहीं चीज़ें ओवरफ्लो ना करने लग जाए आपके।
साथ के साथ हमने प्रैक्टिस भी कर ली। उम्मीद करता हूँ क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम डॉट ग्रुप में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।